नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हिंदी की श्रृंखला में हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक शब्द भेद। तो शब्द भेद पढ़ने से पहले यह जानना जरूरी होगा कि शब्द किसे कहते हैं। तो बहुत ही सरल शब्दों में हम जान लेंगे कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक शब्द को ही शब्द कह सकते हैं। अर्थ यह है कि आप दो या दो से अधिक, 3, 4, 5 कितने भी वर्ण मिला लीजिए, पर उन वर्णों को मिलाकर के जो शब्द बन रहा है उसका एक कोई अर्थ निकलना चाहिए। मीन्स दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ऐसा वर्णों का मेल जिनका कोई अर्थ निकले वह सभी शब्द कहलाते हैं। तो चलिए, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं। इन 4 प्रकार के शब्दों में जो सबसे पहला प्रकार आता है वह आता है स्रोत, इतिहास, उत्पत्ति के आधार पर। आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ मिल सकता है कि स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, या इतिहास के आधार पर शब्द के भेद, या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। मीन्स आपको स्रोत, इतिहास, उत्पत्ति तीनों में से किसी के भी आधार पर अगर शब्द के भेद पूछे जाते हैं तो हम सबसे पहले याद रखेंगे इसके आधार पर जो पहला प्रकार होता है वह होता है तत्सम, नेक्स्ट होता है तद्भव, इसके बाद आता है देशज और उसके बाद आता है विदेशज। तो ये कुल 4 भेद होते हैं स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले हम एक एक जो है प्रकार को कंप्लीट करते चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम। तो देखिए, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। बहुत ही आसान है। ऐसे सभी शब्द जिन्हें संस्कृत भाषा से लिया गया है और हिंदी में बोले जा रहे हैं लेकिन उनमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी विकार नहीं किया गया है, जैसे अग्नि और दधि, यह आपके संस्कृत भाषा से संबंधित जो भी हैं शब्द हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तद्भव। संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए वे शब्द जो अपने बिगड़े रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। अब इसकी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिएगा कि आपको संस्कृत में लिखे हुए जो भी शब्द मिलने वाले हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? तत्सम। और जो भी हिंदी में लिखे हुए मिलेंगे वह सभी कहलाएंगे तद्भव। जैसे अग्नि संस्कृत में कहते हैं और इसे हिंदी में कहते हैं आग। अब अग्नि का बिगड़ा हुआ रूप ही आग है। नेक्स्ट अगर दधि की बात करें तो दधि संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त होता है, वहीं इसका हिंदी रूप जो है वह दही होता है। अब कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम कैसे याद रखेंगे कि तत्सम संस्कृत वाले हैं और तद्भव हिंदी वाले। उसके लिए एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, तत्सम। आप इतना याद रख सकते हैं कि जिसमें सा आया हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको सा बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा, तत्सम, और सा से आप रिलेट करेंगे संस्कृत को। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप जीवन पर्यंत कभी भी नहीं भूलेंगे कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। मीन्स तत्सम के समान, और यहाँ पे सा से रिलेट कर सकते हैं कि सा से संस्कृत। तो संस्कृत वाले शब्द कैसे होंगे? तत्सम, और जहाँ पे सा नहीं आया है तो नॉर्मली वहाँ पर क्या होगा? तद्भव। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, देशज। अब देखिए, क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें किसी क्षेत्र में जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में बेटी को बेटी कहते हैं, किसी क्षेत्र में हम बेटी को लाडो के नाम से भी बुलाते हैं, कहीं बिटिया भी कहा जाता है, कहीं छोरी कहा जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में इन्हें अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। या लोटे को लुटिया कहते हैं, खाट को खटिया कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति किसी भी भाषा से नहीं हुई है, वहाँ के लोगों के द्वारा उनका नाम रखा गया और उन्हीं नामों से सभी जगह उनको प्रचलित कर दिया गया। जैसे खुरपा है, किलवा है, ये शब्द कैसे हैं? ये सभी देशज शब्दों के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है विदेशज। अब देखिए, विदेशज शब्द इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निकलेगा कि निम्न में से आगत शब्द किसे कहते हैं? देशज, विदेशज,
तत्सम, तद्भव। तो आगत शब्द किसे कहते हैं? विशेषण शब्दों को। अब आगत का अर्थ ही होता है आने वाला, तो आगत मतलब आने वाला, कहाँ से? विदेशों से। तो इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। अन्य देशों की भाषा से आए हुए शब्द जिन्हें ज्यों का त्यों अपना लिया गया है वे सब विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे चॉकलेट, ईमान, कैंची, हकीम, इन शब्दों को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ये किस भाषा के हैं। हम अज्ञानतावश समझ लेते हैं कि हम हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप जो कैंची बोल रहे हैं, ईमान बोल रहे हैं, चॉकलेट बोल रहे हैं, ये कोई हिंदी भाषा के शब्द नहीं हैं, बल्कि ये किसी ना किसी भाषा से लिए हुए शब्द हैं। जैसे कैंची आपका तुर्की भाषा से, हकीम हो गया, ईमान हो गया, इसके बाद चॉकलेट आपका अंग्रेजी भाषा से, इसी प्रकार रिक्शा है, तौलिया है और बाल्टी है, ये सभी आपके आगत शब्द हैं। नेक्स्ट देखेंगे व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। तो हमने पहला प्रकार कौन सा पढ़ा था? स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर। शब्दों का जो दूसरा प्रकार है वह है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। तो बहुत ही सरल है और इसके आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वह कुल 3 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका रूढ़, फिर आता है यौगिक और फिर आता है योग रूढ़। तो हम एक एक करके इन सभी के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले जानेंगे रूढ़ शब्दों के बारे में। जो शब्द 2 या अन्य भिन्न शब्दों से मिलकर बने हों, जिनके सार्थक खंड ना हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ये तो बात थी एक परिभाषा रूपी। अब अगर मैं बहुत ही साधारण आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो आप बस इतना समझ लीजिएगा कि वह सभी शब्द, वह प्रत्येक शब्द जिसका खंड करने पर, तोड़ने पर, आधा आधा करने पर, विभाजित करने पर उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, वह सभी रूढ़ शब्द कहलाते हैं। परंतु यदि उनको जोड़ दिया जाता है, आपस में उन वर्णों को जोड़ दिया जाता है, तो उनका एक सार्थक अर्थ बनता है। जैसे चावल। अब देखिए, चा को अगर अलग कर दिया जाए और वल को अलग, तो देखिए बल माने तो होता है खिंचाव या जोर लगाना, लेकिन वल माने कुछ नहीं होता है। यहाँ बा और वा में फ़र्क समझिएगा। चा माने कुछ भी नहीं होता है, जबकि अगर इन शब्दों को, वर्णों को मिला दिया जाए तो बन जाएगा चावल, जो कि आपकी एक खाद्य सामग्री है। इसी प्रकार देखेंगे दिन। अब दी को अलग कर दिया जाए और ना को अलग कर दिया जाए तो दिन जो है आपका एक सार्थक शब्द है, सार्थक अर्थ दे रहा है, लेकिन दी और ना इनका कोई भी अर्थ नहीं है। इसी प्रकार आप अपने रोज आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग करके देखिएगा। जैसे कि रात, इसके साथ हो गया आपका नल, फिर हो गया आपका कल। इन शब्दों को जब आप बीच से तोड़ेंगे तो का और ला कोई अर्थ नहीं है, रा और ता कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर इनको हम जोड़ करके, मिला करके इनका समूह बनाते हैं तो रात का अपना एक विशेष अर्थ है, नल का अपना एक विशेष अर्थ है, कल का अपना एक विशेष अर्थ है। तो इस प्रकार हम रूढ़ शब्दों को आसानी से समझ लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यौगिक शब्द। जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना हो, इसकी रचना 3 प्रकार से संभव है। जैसे प्रत्यय, उपसर्ग और समास। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि वे सभी शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और उनका जो मेल है, या बात की जाए ऐसे शब्द किस प्रकार के होंगे, तो यह या तो प्रत्यय से निर्मित होंगे, या तो उपसर्ग से निर्मित होंगे और या तो आपके समास रूपी होंगे। अब हम समझेंगे यौगिक शब्दों के उदाहरण से। जैसे राजपुत्र। अगर आपने समास टॉपिक पहले कभी पढ़ रखा है तो आप आसानी से समझ जाएंगे, या आपको नेक्स्ट जब टॉपिक समास का आएगा तब बताया जाएगा कि एक आपका समास होता है तत्पुरुष समास। तो आप याद रख सकते हैं कि जितने भी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं वह सभी यौगिक के अंतर्गत आते हैं। जैसे राजपुत्र। राज का अपना एक अर्थ है और पुत्र का अपना एक अर्थ है, लेकिन अगर इन दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो इनका अर्थ बन जाता है राजा का पुत्र। क्या अर्थ बन जाता है? राजा का पुत्र। विज्ञान। वि माने जानने वाला या आविष्कार करने वाला, और ज्ञान माने उसका ज्ञान, तो विज्ञान। सामाजिक। देखिए यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय जोड़े जा रहे हैं। जैसे ज्ञान में हमने उपसर्ग जोड़ दिया वी उपसर्ग जोड़ने से हमारा बन गया विज्ञान।
समाज में हमने प्रत्यय जोड़ दिया इक और हमारा शब्द बन गया सामाजिक। समाज एक विस्तृत क्षेत्र का वर्णन कर रहा था, जबकि सामाजिक हमारा एक भाववाचक संज्ञा का जो है वर्णन कर रहा है, सामाजिक। तो इसमें हमने क्या जोड़ा है, इक प्रत्यय। तो उम्मीद करती हूँ कि यौगिक शब्द भी आप समझ गए होंगे कि वे सभी शब्द जो दो शब्दों से मिलकर के बने हैं और उनकी जो रचना है वह प्रत्यय या उपसर्ग से मिलकर ही की जाएगी, या तो वह किसी न किसी प्रकार के समास का वर्णन कर रहा होगा, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास है। इस प्रकार सामाजिक में आपका इक प्रत्यय लगाया गया है और विज्ञान आपका यानी कि वी माने आविष्कार और ज्ञान माने जानने वाला। नेक्स्ट देखेंगे योग रूढ़। देखिए योग रूढ़ शब्द में वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर उनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, यह सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप योग रूढ़ शब्द को समझ जाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए एक बार कोशिश करते हैं। तो वे शब्द जो यौगिक तो हैं, मतलब जो यौगिक शब्द हैं आपके, वे दो शब्दों से मिलकर बन रहे थे। इसी प्रकार आपके योग रूढ़ शब्द भी दो शब्दों से ही मिलकर बनेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि यह जो शब्द दिया गया है उस अर्थ के साथ साथ अपने एक शब्द से भिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं, एक भिन्न अर्थ देते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसका उदाहरण देखते हैं, पंकज। तो देखिए पंक और जा, पंक और जा। पंक माने होता है कीचड़, पंक माने क्या होता है, कीचड़। अगर हम जा का अर्थ लें तो जा माने होता है जन्म लेने वाला या जन्मा। तो कीचड़ में जन्मा या कीचड़ में जन्म लेने वाला, उसे क्या कहेंगे, पंकज। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि पंकज माने कमल होता है, लेकिन यह पंकज जो आपका शब्द दिया गया है इसका अर्थ हमें कब मिल रहा है, जब हम इसको तोड़ करके अर्थ निकाल रहे हैं। जैसे पंक माने कीचड़ में जन्मा, केवल कमल के लिए रूढ़ शब्द हो गया है। अगर मैं कहूँ जो पंकज है, इसे क्या हम किसी अन्य अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पंकज माने होता है कमल और जो एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। इसी के साथ आप उदाहरण याद रख सकते हैं, जैसे आपका कहा जाता है चंद्र शेखर। अब चंद्र माने होता है चंद्रमा और शेखर माने उसे धारण करने वाला, या भगवान शिव के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। चंद्रशेखर किसका पर्यायवाची है, तो शिव जी का। शशिधर, चंद्रमा को धारण करने वाला। देखिए ये शब्द तो शशिधर है, लेकिन जब इसका अर्थ निकालते हैं तो यह अर्थ किसी एक व्यक्ति के रूप में रूढ़ हो जाता है, विशेष रूप से एक ही के व्यक्ति के बारे में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार आप ये भी याद रख सकते हैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से कि जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वह सभी आपके योग रूढ़ होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रयोग या व्याकरणिक रचना के आधार पर। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं या व्याकरणिक विवेचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले रिकॉल करेंगे, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि उत्पत्ति, इतिहास और स्रोत के आधार पर शब्द के कुल 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसके बाद हमने पढ़ा कि रचना की दृष्टि से जो शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वह कुल 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। बहुत ही आसान है। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर विकार उत्पन्न हो सके। देखिए जितने भी आपके शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, किसी भी प्रकार के शब्द हैं, अगर उनमें विकार उत्पन्न हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है किसी भी शब्द में। जैसे अगर मैं कहूँ लड़का, तो लड़का में या तो हम लिंग के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, संज्ञा के आधार पर, किसी भी प्रकार से किसी भी शब्द में अगर संज्ञा, लिंग, वचन या सर्वनाम या क्रिया विशेषण के आधार पर हम परिवर्तन उस शब्द में कर सकते हैं, उस शब्द का अर्थ बदल सकते हैं, तो हम कहेंगे कि वह विकारी शब्द है। और भी आसान समझ लीजिएगा कि ऐसा कोई भी शब्द जिसको आप परिवर्तित करके उस शब्द का अर्थ बिल्कुल ही अलग कर सकते हैं, और वह परिवर्तन किन किन आधार पर होगा, तो संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर या क्रिया के आधार पर। यदि इन चारों आधारों पर आप किसी भी शब्द का परिवर्तन कर सकते हैं, उसका अर्थ बदल सकते हैं, तो वह सभी शब्द आपके विकारी शब्द कहलाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि लड़का,
अब लड़का का आप संज्ञा परिवर्तित कर सकते हैं लड़कों, लड़के, या आप कह सकते हैं लड़की। देखिए लड़का का क्या हो गया, लड़की, वह, उसने, उसको, तो ये क्या हो गए हैं आपके सभी विकारी शब्द हैं। विशेषण जैसे काला तो काली, काले, कालू, क्या हो गया है, अर्थ बदल गया है। इसके बाद क्रिया तो गया, एक व्यक्ति, गए, दो व्यक्ति, जाएंगे, कोई भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम इन सभी शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अविकारी शब्द, तो जिनमें लिंग वचन कारक आदि किसी कारण से विकार उत्पन्न ना हो वे सभी विकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए विकारी शब्द बहुत ही सरल थे, कोई भी शब्द ले लीजिएगा, उसमें संज्ञा के आधार पर, लिंग के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया विशेषण के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर अगर आप कोई भी परिवर्तन कर पाने में संभव हैं तो वह आपके विकारी हैं। यदि संभव नहीं है तो वह सभी आपके अविकारी हैं। जैसे क्रिया विशेषण धीरे धीरे, अब आप धीरे धीरे को क्या चेंज करेंगे, धीरे धीरे नहीं हो सकता ना, धीरे धीरे का धीरे धीरे ही रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं है। जैसे संबंध बोधक आपके जितने भी अव्यय होते हैं, जैसे में, पर, से, साथ, अब साथ का मतलब साथ ही होगा, साथ से आप साथे, साथी, साथू ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते ना, साथ का अर्थ साथ ही रहेगा, किसी के साथ में ही रहेगा, इसके अलावा आप इसका परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो अर्थ का अनर्थ होगा और जिसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं होगा। विस्मयादिबोधक जितने भी आपके चिन्ह हैं, जैसे हाय, आहा, छिछी, ओह, ये सभी क्या हैं, अविकारी। अब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है तो आप कह सकते हैं छिछी, गंदी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, तो छिछी। अब छिछी का क्या छुच्छू कर देंगे, छच्छा कर देंगे, कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर आप छच्छा छुच्छू बोलेंगे तो लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा, जब छिछी बोलेंगे तभी अर्थ जो है स्पष्ट हो पाएगा। तो ऐसे सभी शब्द जिनका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तन हो सके विकारी, ना हो सके अविकारी, तो ये थे आपके प्रयोग और व्याकरणिक विवेचना के आधार पर शब्द के भेद। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका बचता है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप अब तक जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, आप सबसे बेस्ट सीखने वाले हैं। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वह आपके होते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थक शब्द। हम एक एक करके सभी का जो है वर्णन करते हैं। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है इनके अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द आते हैं। जैसे देखिए जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, मीन्स अगर वो शब्द बोला जा रहा है तो उसका अर्थ सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में प्रयुक्त होगा, उसका एक ही अर्थ होगा, ऐसे सभी शब्द आपके एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे गाय, अब हम अगर गाय बोल रहे हैं तो गाय का मतलब सिर्फ गाय ही होगा, गाय से हम किसी और चीज़ को जो है रिलेट नहीं कर सकते हैं। गाय का मतलब कि वही चार टांग और जो है दो सींग वाली गाय जिन्हें हम गाय माता कहते हैं। गाय बोलते ही एक ही आपके दिमाग में जो है चीज़ आने वाली है। गंगा, गंगा का मतलब है सिर्फ एक ही चीज़ को हम गंगा बोलते हैं। क्या हम किसी और नदी को गंगा बोल सकते हैं? क्या हम छोटे मोटे तालाबों को गंगा बोल सकते हैं? नहीं। गंगा अपना एक विशेष अर्थ है, एक विशेष शब्द है जो किसी विशेष वस्तु के लिए, स्थान के लिए, व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है और उससे रिलेट करके रूढ़ हो जाता है, मीन्स उसके अलावा किसी और चीज़ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। पटना, पटना एक शहर का नाम है, इसके साथ साथ इसका कोई भी अर्थ नहीं हो सकता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि कल, अब कल का अपना एक ही अर्थ होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है अनेकार्थी शब्द। जो शब्द प्रयोग के आधार पर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। देखिए अनेका माने मतलब अनेक, अर्थी माने अर्थ देने वाले, और एकार्थी मतलब एक अर्थ देने वाले। तो आम, आम बहुधा आपका फल के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु आपने कई बार सुना होगा कि अरे ये तो बहुत आम लोग हैं, या आम लोगों की सभा लगी हुई है, या इनके विचार बहुत ही आम बात है, इनके कपड़ों का किसी से मेल खाना बहुत ही आम बात है। तो इन चीज़ों का आम का हम अर्थ जो है कई जो है विशेष अर्थ में नहीं लेकर के कई प्रकार की परिस्थितियों में अलग अलग से प्रयोग करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो एक फल के रूप में, विशेष परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में, या मामूली, किसी को मामूली बोलना हो तो भी हम कह सकते हैं अरे ये तो बहुत आम है, या साधारण के लिए भी आम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो शब्द क्या
क्या है? आम। प्रयोग कहाँ हो रहा है? तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न तरीके से उस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये आपका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि अज आपने एक शब्द काफ़ी बार सुना होगा, और अज का मतलब होता है शिव और बकरा। अज माने शिव भी होता है और बकरा भी होता है। तो इसी प्रकार आपके कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही शब्द होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। यहीं पर अगर बात करूं कर की, तो कर माने होता है किसी कार्य को करना, कर माने टैक्स भी होता है, और कर माने हाथ भी होता है। तो अगर मैं कहूं कि आप यह कार्य अपने कर से कीजिए, मीन्स अपने हाथों से कीजिए, मीन्स अपने टैक्स से कीजिए, और मीन्स अपने जो है अपने आप से कीजिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर के भी भिन्न भिन्न अर्थ हैं, अज के भी भिन्न भिन्न अर्थ हैं, और आम के भी भिन्न भिन्न अर्थ हैं। नेक्स्ट देखेंगे समानार्थी शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आपने काफ़ी बार पर्यायवाची शब्दों को पढ़ रखा होगा। इसके पहले आपको वीडियो की प्लेलिस्ट में तत्सम, तद्भव और विलोम शब्द, इसके साथ साथ पर्यायवाची शब्द पार्ट 1, पार्ट 2, इन सभी चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है। तो समानार्थी शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द ही कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे फूल, फूल के आपके कई पर्यायवाची होते हैं। फूल को हम पुष्प भी कह सकते हैं, सुमन भी कह सकते हैं, कुसुम भी कह सकते हैं, और पुष्प भी कह सकते हैं। इसी प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि आप सरस्वती को कई नामों से बुला सकते हैं। कोई सरस्वती बुलाता है, कोई गिरा बुलाता है, कोई वाणी बुलाता है, इसके बाद कोई क्या बुलाता है? विद्या भी बुलाता है, या विद्या की देवी भी बुलाता है। तो हम कई नामों से सरस्वती जी को बुला सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विपरीतार्थक या विलोम शब्द। विलोम शब्द से रिलेटेड वीडियो आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द प्लेलिस्ट में पहले ही प्रोवाइड कर दी गई है। विलोम शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात कहूँ कि शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को भी विलोम शब्द कहते हैं। पाप और पुण्य, दिन और रात, नवीन और प्राचीन, अंधकार का प्रकाश। तो इस प्रकार आपको जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है वह सभी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो ये थे आपके शब्दों के जो है भेद। देखिए कहीं भी भागिए मत, अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको हम शॉर्ट नोट्स के रूप में कंप्लीट करेंगे। जैसे शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और जो है पूरी व्याख्या आपको पहले ही मिल चुकी है। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ चुके हैं। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी, अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थक यानी कि पर्यायवाची। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा मैं वीडियो के लास्ट में बताती हूँ, क्योंकि जो अंत तक रुकता है वह सबसे खास होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि शब्द के भेद कितने हैं, तो कुल 4 भेद है। यहीं पर अगर पूछा जाए रचना के आधार पर तो 3 भेद है। देखिए रचना, इसमें 3 जो है अक्षर या वर्ण आते हैं, तो इसी के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर भी 4 होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल रहा होगा, और अब आज के बाद आपको शब्द भेद से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इसके साथ साथ शेयर भी कीजिएगा, और प्लीज़ अपनी पढ़ाई की पोथी का सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और ये प्लेटफॉर्म छोटा है जिसे बड़ा बनाना भी आपका काम है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।